बच्चे दिए अल्हम्दुलिल्लाह, है ना जी, अल्हम्दुलिल्लाह, गबरू जमान। एंड आई एम सो ब्लेस्ड। जब मैं देखती हूँ अतराफ में बहुत सारी चीज़ों को, तो फिर उसके बाद मैं यही सोचती हूँ कि अल्लाह का मुझ पर बड़ा करम है। मेरा कोई इसमें वो नहीं है इतना ज्यादा कंट्रीब्यूशन। बहुत सारे लोग एफर्ट करते हैं अपने आपका बच्चों बहुत के ज्यादा लिए, कंट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर बच्चों भी को तरबियत करने में, बच्चों को पढ़ाने में बहुत एक अहम किरदार होता है। जब ये टाइम दे रही थी तो आप क्या कर रहे थे? मैं सिर्फ आप बताओ, चलो ये भी जवाब आप ही दो। मैं दूं ये नहीं, कैसर ने बहुत काम किया उस ज़माने में, क्योंकि एक तो मेरे जैसी औरत से शादी कर ली, तो जिसका मतलब मेरा था मैं जवाब नहीं देता यार। नहीं, मेरा तो एक ये था कि भाई जब मैंने जिससे शादी करनी है तो हो सकता है कि मैं काम करूं या ना करूं, जो भी करूं मेरी मर्जी, लेकिन आपने पूरे सारे खर्चे आपने उठाने, पूरे करने। घर में जो राशन आएगा वो भी मियाँ के पैसों से आना चाहिए। कैसर भाई, आप मानते हैं कि शादीशुदा आदमी की इतनी मत मारी जाती है कि वो बीवी से तंग आकर भी दूसरी बीवी का ही सोचता है? नहीं, वो 6-6 दिन आके जो है ना लाहौर रहता है शूटिंग्स के लिए। एक और हम आपका चेहरा देखते हैं एज सियासतदान, क्योंकि आपकी एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई। जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने आपको गोद में उठाया हुआ है। गालिबन वो बात है 71-72 की, और उसके बाद आपने पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन भी लड़ा। अच्छा, बड़ी अजीब सी बात मैं बताऊं नमी, आ जाओ। ये वो दौर था जब भुट्टो साहब को इनके दादा ने अपने होटल में रहने नहीं दिया था। जी, बड़ी अजीब सी बात है ये। आप लोग हर तरह से एक दूसरे को जानते हैं। हाँ ये बाद में पता चली सारी बातें, जाके डाखाना मिल रहा है। तो मेरे जो नाना मरहूम थे मीर अली अहमद तालपुर, उन्होंने फिर भुट्टो साहब को अपने घर पे रखा हमारे पास। अच्छा। और सुबह का वक्त था, मुझे हल्का हल्का सा याद पड़ता है कि मामू आए थे, उन्होंने मुझे जल्दी जल्दी जूते पहनाए, उठाए भुट्टो साहब। एक ये तस्वीर है, एक में मुझे वो हाथ पकड़ के चलना सिखा रहे हैं और एक में खाना खिला रहे हैं। अरे अल्लाह। तो वो अभी है। तो वो एक दौर था जब उसके बाद फिर सियासी इख्तलाफात हुए बड़ों में, और उसके बाद फिर भुट्टो साहब अरेस्ट भी हुए, रिजीम चेंज हुई, बहुत कुछ हुआ। तो एक बैक ऑफ द माइंड मेरे सवाल था कि भुट्टो साहब को क्यों हैंग किया गया, वजह क्या है? आज तक वो जवाब मुझे कोई दे नहीं सका। और इसी सवाल की वजह से जो पुराने लोग हैं उनसे इख्तलाफ भी हो जाता था। फिर सारी बातें यकसर ख़त्म हो गई। हमारे एक कॉमन, आप भी जानते हैं, अब दुनिया में नहीं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो एक साहब थे हारून रशीद साहब। जी। उन्होंने हमसे एक प्रोडक्ट खरीदी, ड्रामे। फिर वो पेमेंट्स का कोई इशू चलता रहा, नहीं हो पाया। फिर वो इख्तलाफात बढ़े, तो उन्होंने थ्रेट्स वगैरह किए मुझे, और इस हद तक थ्रेट्स से फजीला ये भी डर गई थी कि क्या हो रहा है। मैंने कहा मुझे खुद नहीं पता। जो तो साहब हमारे बड़े सीनियर लॉयर थे, मैंने उनको बोला, वो कहने लगे हुई अच्छा यार तू रात को घर पे ना सोना वरना तुझे उठा लेंगे। मैं और डर गया। अच्छा, वहीं पर शायद कुछ हमारे सियासी दोस्त थे, उन्होंने मुझे देखा होगा या क्या, उन्होंने जाके बिलावल हाउस में बात करी होगी, तो वहाँ से मुझे कॉल आया गया कि जी इलेक्शंस हो रहे हैं और वी वांट अ पर्सन लाइक यू टू कंटेस्ट फ्रॉम दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो बेनज़ीर साहिबा से मेरी जब बात हुई तो मैंने कहा बीबी मेरा तो कोई यहाँ पर वो है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंसी, मैं तो आम सा टीवी एक्टर की बात हो रही है, 2002 की बात। हाँ। तो मरूमा ने मुझसे कहा कि कैसे यू कम ऑन टीवी, सो एंटायर पाकिस्तान इज योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, डू एज आई से एंड व्हाट आई सी दैट यू डोंट। फिर सईद गनी साहब की और निसार खोड़ो साहब की ड्यूटी लगी कि कैसर को ग्रूम करो। अच्छा जी, वाह। ये मैं ऑन एयर इसलिए कह रहा हूँ कि इट हैपेंड। हाँ। तो लेकिन फिर शायद वक्त ने उनको इतना मौका नहीं दिया, और फिर हम भी ज़ाहिर है दूर हो गए चीज़ों से, अपने काम काज में लग गए। लेकिन आज का जो सिनेरियो नज़र आता है उसमें लगता है कि नहीं यार, इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा, इन चीज़ों से आदमी, बच्चों की रोजी रोटी आदमी कमाता रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। एक्चुअली कैसर जब पॉलिटिक्स के लिए सोच रहे थे या फिर करना जब शुरू किया, तो इनका मकसद ये था कि कहते थे मुझे अपने लोगों के लिए कुछ करना है, हमारी फर्टिनिटी के लिए। हाँ। तो लेकिन वो ये बात है कि इतने सारे मसाइल हैं इन चीज़ों में, मैं इसीलिए बहुत दूर हूँ इन सब चीज़ों से, कि जब आप अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहें और आप ना कर पाएं, तो फिर आप, अगर आप में थोड़ी सी भी इंसानियत है अंदर से, तो आप बड़े फिर लोगों के सामने शर्मिंदा होते हैं। अच्छा सर, कैसे भाई, मैंने सुना है आप घर में बड़ा रूप में रहते हैं भाभी के? बहुत शदीद है। ओहो, क्या बात भी लग रहा है, लग रहा ना, वो कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है।
अंदाजा आप नहीं हुआ अपनी कि तरफ से लोगों को- जजमेंट्स करें बैठ के। सरकार, एक हमारे डाकिया साहब हैं, वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं हमारे प्रोग्राम में और सुनाते हैं। चलो। और वो हमारी कोशिश होती है कि हमारे प्रोग्राम की वसादत से वो वहाँ पहुँचे जहाँ वो पहुँचना है। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो बुलाऊं। बहुत सारी तालियों में वेलकम करेंगे जी शिरोज साहब को। आइए। कैसर साहब आए हैं, फसीला साहब आई हैं, कैसी तबीयत है आपकी? बेहतरीन, ठीक है। A1। किसका पैगाम लाए हैं? सरकार, आज का पैगाम जरा खतरनाक है, ओहो, क्योंकि आज का पैगाम दिया है कॉलेज की कुछ लड़कियों ने। मेरे नाम दिया नहीं है, सरकार। बरकत के नाम दिया। उन लड़कों के खिलाफ दिया है जो कि बदतमीजियां करते हैं और तो फिर तो बरकत फिर मेरे नाम रिसीव कर या रिसीव करा। वो कहती है कि अख नी नीवी कर दे मुंडे, किसे तो नहीं है डर दे मुंडे। डर दे मुंडे। ते अपने मुल्क च टुरन तो डरिए, डरिए ना ते होर की करिए, और की करिए। खौफ दिलां विच भर दे मुंडे, वाह 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 वाह। किसे तो नहीं है डर दे मुंडे। आप इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे अगर आप अपनी जवानी विजुलाइज करेंगे तो। अब क्या मतलब, हम क्या बुढ़े हो गए? छुट्टी वेले सड़कां उत्ते खलोते रहिंदे कढ के बूथे, आहा, धुੱਪ ना भी नहीं सड़दे मुंडे, किसे तो नहीं है डर दे मुंडे। डर दे मुंडे। ते फिरदे ने ये जुट बना के, हाँ, तकदे रहंदे टिक टिकी ला के, ला के, वाह, वाह, आहा, टिक्का। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਤੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਇੰਜ ਵੇਖਦਾ। ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜਦੇ ਮੁੰਡੇ, ਉਫ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਡਰਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਕਾਲਜ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਵੜਦੇ, ਮਾਪੇ ਮੁਫਤੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰਦੇ, वाह, ऐसे ही। सही बात। ਇੱਕ ਹਰਫ ਨਹੀਂ ਪੜਦੇ ਮੁੰਡੇ, ओए, आहा, ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਰਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਾਂਦੇ, ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ, हाँ, ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਮੁੰਡੇ, हाँ, वाह वाह वाह। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਰਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਨੰਬਰ, ਤਾਈਓ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਾਸਿੰਗ ਨੰਬਰ, ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਦੇ ਮੁੰਡੇ, आहा, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡਰਦੇ ਡਰਦੇ ਮੁੰਡੇ। ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰੋ, करो, ओए वाह वाह। वाह वाह। वाह, ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਾ ਬੇਹਯਾਈ ਕਰੋ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇ ਚੜਦੇ ਮੁੰਡੇ। जबरदस्त। नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं क्या सर भाई, कुछ लड़कियों का प्रॉब्लम क्या है, बदतमीज कैसे देख रहा है, बदतमीज देख भी नहीं रहा, अब ये बदतमीज करे भी तो क्या करे। आपके दास बाबू जो एक बड़ी अच्छी सी मैसेज सुना के गए, मेरे पास भी एक इससे मिलता जुलता मैसेज है थोड़ा मैं सा। वो आपका मैसेज सुनूंगा, उसका जिक्र नहीं करना चाह रहा था, वो मेरी नॉलेज में था, लेकिन एक छोटी सी, चूंकि हमें ब्रेक लेनी अच्छा, है, ठीक। तो एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा जी। वेलकम बैक टू जी सरकार। कैसे निज़ामानी साहब, फसीला साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अभी ब्रेक पे जाने से पहले आपने जो हमारे डाकिया भाई हैं उनकी शायरी सुनी, और हमारे इल्म में ये भी है कि आप भी कुछ लिखती हैं, थोड़ा थोड़ा सा। तो अगर Sometimes। कोई कलाम हो जाए। घर और दिल में ज्यादा सामान जमा करने की कायल नहीं मैं, वाह फालतू चीजों और वक्ती मोहब्बतों की तरफ माइल नहीं मैं, वाह, दिल के कोनों में धरी रंग बरंगी गठरियां और उनसे झांकते चेहरे, घर के फर्नीचर की दराजों में रखी कुछ खट्टी मीठी यादें, जैसा चुपता हुआ दर्द देती हैं उससे गाफिल नहीं मैं, आहा, बस इसीलिए घर और दिल में ज्यादा सामान जमा करने की कायल नहीं मैं। अरे वाह, वाह वाह। खूबसूरत लाइन है ये। थैंक यू। सीधी बात और सच्चाई है वतीरा मेरा, वो बात नहीं कहती जो खुद से भी करने के काबिल नहीं मैं, वाह वाह। ये बड़ाई नहीं बल्कि सच्चाई है मेरी, सिवाय अल्लाह के किसी और के दर की साइल नहीं मैं। वाह वाह। सरकार, a man is known by the company he keeps, तो इतनी अच्छी कंपनी में बैठे हैं आप इतने सालों से, तो आपने भी कुछ लिखना शुरू किया? ये लिखते नहीं है, ये सुनते हैं और सुनाते हैं। हाँ, सुनने से फुर्सत मिलेगी तो लिखेंगे। हम दोनों साथ बैठ के बहुत गजलें सुनते हैं। अच्छा, हमारा माशाल्लाह। जो इस तरह का टाइम है जिसमें हम अनवाइंड मेरे करते हैं साथ कामों से। एक प्रॉब्लम ये हुई है कि मुझे रीडिंग ग्लासेस लगाने पड़ गए, ओहो, तो उसकी वजह से होता ये है कि पढ़ने वाला मामला था ना, वो अक्सर मुझे बेजारी होने लगती है थोड़ी देर बाद, हाँ, इरिटेशन शुरू हो जाती है। इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, डिफ्यूज होना शुरू हो लेकिन जाता है। कैसे 10 गाते साल बहुत पहले अच्छा है। वकालत क्यों की? जब मैंने बीएससी कर लिया था, उसके बाद मैं एमएससी कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी से, और उन दिनों एक तंजीम थी, उन लोगों ने मेरा एमएससी फाइनल नहीं होने दिया, हाँ, तो रिबेलियसली मैं चला गया उर्दू आर्ट्स कॉलेज, वहाँ से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। हाँ, अच्छा, अब क्या करूँ, जॉब्स
मैंने मुख्तलिफ चैनल्स में सीनियर प्रोड्यूसर्स और जी जी मुझे मालूम है। छोड़ छाड़ के आया, सरकारी नौकरियां की, हाँ छोड़ दी, घर कैसे चलाऊं, क्या करूं। हाँ मैंने कहा कोई स्किल्ड जॉब होनी चाहिए। ये बाद में समझ आया कि डिग्री जो है वो आपको इंसान बनाती है,